हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में इन डक्टाइल मटेरियल। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में क्या है, ये एक बार है जिसमें कि एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इस बार का इलोंगेशन होगा, और जब इलोंगेशन होगा तो इसमें एक रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि इलोंगेट को रेसिस्ट करेगा। तो इसमें एक आर रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। और जब तो हम क्या जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, ये रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस, न कि ये टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होगा और इसमें कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, हम देखिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस y एक्सिस स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है और x एक्सिस स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, जब मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है अप टू पॉइंट A, एक लीनियर लाइन बनेगा और लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये A क्या है, ये हमारा है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हम क्या देखिए हुक्स लॉ के अनुसार कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक लीनियर लाइन बना, और लीनियर लाइन क्या डिनोट करता है, दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अप टू ए पॉइंट तक हम लोग देख लिए क्या होता है, ए क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। अब ए के बाद क्या होता है, स्लाइटली कर्व लाइन बनता है, स्लाइटली कर्व। और ये बी क्या पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट। ये बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट से हम क्या समझें, देखिए जब एक बार है इसमें हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे। अब जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो क्या होगा, उसमें इलोंगेशन आएगा। और यदि वो स्ट्रेस, जो ये स्ट्रेस है अप टू इलास्टिक लिमिट तक है, तो क्या होगा, जब हम उस टेंसाइल फोर्स को हटाएंगे तो वो बार क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, वो अपना ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेगा। वो कब तक होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट तक होगा। फिर फर्दर इलास्टिक लिमिट क्या होगा, वो प्लास्टिसिटी गेन कर लेगा और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा आफ्टर पॉइंट बी। ठीक है, तो हम बी देख लिए, बी क्या है, हमारा इलास्टिक लिमिट है। अब पॉइंट सी आता है। अब स्लाइड फिर मैं स्ट्रेस बढ़ा तो पॉइंट सी आया, और पॉइंट सी क्या है, मेरा अपर यील्ड पॉइंट है। पॉइंट सी क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। अब देखिए यील्ड पॉइंट क्या होता है, हम इसे अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये एक बार है, इसमें बहुत सारे आइटम्स है बार में जो कि नज़दीक नज़दीक में है आइटम्स। जब इसमें टेंसाइल फोर्स P लग रहा है तो क्या हो, ये बार इलोंगेट कर रहा है, और जब ये बार इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, ये जो डायग्राम रफ डायग्राम है, ये जब बार इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, इस आइटम्स के बीच में गैप बन रहा है। तो इस गैप बनने के कारण क्या हो रहा है, इस आइटम्स का अट्रैक्शन फोर्स मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, और जब ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या हो रहा है, मैं रेसिस्टिंग फोर्स भी डिक्रीज़ कर रहा है। मैं रेसिस्टिंग फोर्स जो है इस टेंसाइल फोर्स से कम हो जा रहा है, और जब रेसिस्टिंग फोर्स डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेस भी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ क्या है, पॉइंट सी क्या था, मैं अपर यील्ड पॉइंट था। अब यहाँ से पॉइंट सी के बाद क्या हो रहा है, मैं स्ट्रेस घट रहा है बट स्ट्रेन हो रहा है। क्यों स्ट्रेस घटा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आइटम्स का गैप बढ़ जा रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन कम हो रहा है, और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो रेसिस्टिंग फोर्स कम हो रहा है, और जब रेसिस्टिंग फोर्स कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैं स्ट्रेस भी कम हो रहा है। तो स्ट्रेस कम हो रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है, और ये कब तक होता है, ये अप टू पॉइंट डी तक होता है, और इस पॉइंट डी को कहते हैं हम लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पर ये चीज़ समाप्त हो जाता है पॉइंट डी तक। अब पॉइंट डी के बाद क्या होता है, अब देखिए फिर से दोबारा डायग्राम में जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब इस पर हम फर्दर पी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये और इलोंगेट कर रहा है, ये और इलोंगेट हुआ। अब जब इलोंगेट हुआ तो इसका एरिया में रिडक्शन आया। अब जब एरिया में रिडक्शन आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा जो एटम्स है वो नज़दीक आ रहा है, इसके मुकाबले कंपेयर टू दिस नज़दीक आया थोड़ा सा। और जब ये क्या नज़दीक आया तो क्या हुआ, इसमें
अट्रैक्शन इंक्रीज किया, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन में इंक्रीज हुआ, जब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टिंग फोर्स इंक्रीज हुआ, और जब रेसिस्टिंग फोर्स इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, में स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और यहाँ पॉइंट टू डी से ई तक हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अब स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों हुआ हम समझ गए, क्योंकि मैं एटम्स नज़दीक आया था तो अट्रैक्शन बढ़ा, तो जिससे कारण मेरा स्ट्रेस भी बढ़ गया, रेसिस्टिंग फोर्स बढ़ा और स्ट्रेस भी बढ़ गया। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये कब तक होता है, अप टू पॉइंट ई तक हो रहा है, और इस पॉइंट ई को हम क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट ई को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हैं इस पॉइंट ई को। अब इस पॉइंट ई के कॉरस्पॉन्डेंस जो हमें स्ट्रेस मिलता है, हम उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। और इस यील्ड पॉइंट के जो हमें एक कॉरस्पॉन्डेंस स्ट्रेस मिल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद में क्या होता है, अब इस फर्दर हम यदि स्ट्रेस बढ़ाते हैं आफ्टर पॉइंट ई, अब देखिए क्या होता है इस डायग्राम में, देखिए अब फर्दर में यदि स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हैं तो मैं नेकिंग हो जाती है, यदि इसको पी में लग रहा है इसमें, अब और पी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये नेकिंग फॉर्म कर जाएगा, ये नेकिंग फॉर्म कर जाएगा। अब नेकिंग फॉर्म करेगा तो क्या होगा, एरिया में रिडक्शन आएगा, और एरिया में रिडक्शन आएगा जिसके कारण मेरा क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स डिक्रीज कर जाता है, और रेसिस्टिंग फोर्स डिक्रीज करने के कारण में स्ट्रेस डिक्रीज होने लगता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मैं नेकिंग हो रहा है, आफ्टर पॉइंट ई में नेकिंग होने लगता है, तो स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, और लेकिन स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए जब नेकिंग हो रहा है, मेरा नेकिंग हो रहा है, सॉरी ये नेकिंग हो रहा है, ये नेकिंग जब हो रहा है तो क्या होगा, ये एरिया और कम होते जाएगा, मैं फोर्स बढ़ रहा है और एरिया कम होते जाएगा, और जब एरिया बहुत मिनिमम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये फ्रैक्चर कर जाएगा, एफ पॉइंट में आके ये फ्रैक्चर कर जाएगा, इसे एफ पॉइंट क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो मेरा सारा पॉइंट हो गया, फिर से हम रिकॉल करते हैं क्या क्या पॉइंट आया। पहले क्या पॉइंट ए आया, पॉइंट ए क्या है, मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट है, जिसमें कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये मेरा क्या है, लीनियर लाइन है। पॉइंट बी हमारा है इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, और पॉइंट ई क्या है हमारा, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और पॉइंट एफ है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन डक्टाइल मटेरियल। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।